नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। बैठक में प्रदेश में जहां तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, संस्थानों के आधुनिकीकरण और युवाओं के रोजगारमुखी प्रशिक्षण देने का विस्तार से चर्चा किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योगों की जरूरत के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं और विद्यार्थियों को नई तकनीक से जोड़ा जाए। वे उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अचानक मौसम ने करवट ली। पश्चिमी यूपी के मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद के अलावा पूर्वांचल के गोरखपुर, बस्ती समेत कई जिलों में तेज आंधी, तूफान, बारिश के साथ आकाशीय बिजली भी गिरी। ऐसे में सीएम योगी ने आंधी बारिश, ओलावृष्टि के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य और जनहानि का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। तो जहां सीएम योगी का अफसरों को निर्देश देते हुए नजर आए हैं, जहां अधिकारी राहत कार्य में तेजी लाएं, इसके निर्देश देते हुए सीएम योगी नजर आए हैं। बीते दिनों जो भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ है, चाहे वो फसल का नुकसान हो, चाहे वो बाकी जो नुकसान हो, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। कई जिलों में तेज आंधी तूफान बारिश हुई है, जिससे लखनऊ समेत कई जिलों में ये बारिश का प्रभाव देखा गया। अधिकारी हालांकि राहत कार्य में तेजी लाएं, इसको लेकर के योगी ने निर्देश भी दिए हैं। वह उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश, आंधी और ओले गिरने से फसलों में भारी नुकसान हुआ। बिजली गिरने की जो घटनाएं हैं, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों के डीएम को निर्देश दिए कि वे मौके पर जाकर फसलों के नुकसान का सर्वे कराएं और 24 घंटे के भीतर ही मुआवजा वितरण सुनिश्चित करें। राहत आयुक्त तो भानुचंद्र गोस्वामी ने इसको लेकर के जानकारी दी। सर्वेक्षण और मुआवजे की बात भी कही है। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आगरा से पहले तस्वीर है, आंधी बारिश के कारण जो पेड़ है वो गिरे हुए नजर आ रहे। दूसरी तस्वीर मथुरा से, जहां जल जमाव खासतौर से देखा जा रहा है। इस भारी बारिश के कारण जगह जगह पर सड़कें जलमग्न हो गई। तीसरी तस्वीर नोएडा से है, जहां भी जल भराव का जो समस्या है वो देखा जा रहा है। चौथी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में भी जल भराव की वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि ये 4 तस्वीरें अलग अलग जगह से है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में मौसम ने जरूर करवट ली है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश से लोगों को एक तरफ राहत मिली है तो आफत बनकर दूसरी तरफ बारिश बरसते हुए नजर आई है। मथुरा की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जहां गाड़ी डूबती हुई नजर आ रही है। इस कदर बारिश हुई है और बारिश के बाद जो जलजमाव है उसकी भी स्थिति साफ तौर पर देखी जा रही। कहीं ना कहीं इससे लोग परेशान हैं और सवाल सरकार पर खड़े कर रहे हैं कि आखिर हर बार बारिश का अगर यही हाल होगा तो आम जनता करे तो करे क्या। ड्रेनेज की व्यवस्था क्यों नहीं सही की गई अभी तक, जब मानसून की दस्तक ऑलरेडी की बात मौसम विभाग लगातार दोहराता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन फिलहाल ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं, बारिश की वजह से आफत और साथ ही आनंद की भी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित राजभवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सम्मान में दोपहर भोज का आयोजन किया। यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है, जिसमें राज्य और देश से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। उपराष्ट्रपति का यह दौरा राज्य के लिए एक गौरव का विषय बताया जा रहा। तो जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दोपहर भोज के लिए आमंत्रित करते हुए सीएम योगी नजर आए थे। लखनऊ के दौरे पर जगदीप धनखड़ है और इसी बीच जहां दोपहर भोज में शिरकत करते हुए नजर आए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उनका आना एक बड़ी बात है और उत्तर प्रदेश के गौरव की बात है।
बीते दिनों आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जहां आनंदीबेन पटेल के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति शामिल हुए थे और इसके बाद ये भोज का आयोजन किया गया। वही भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने उत्तर प्रदेश से के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनसे सरकारी आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की है। इस मुलाकात की जो जानकारी है वो सीएम योगी ने अपने एक्स अकाउंट पर कपिल देव के साथ एक तस्वीर साझा कर दी है। इस दौरान ही दोनों नेता जो दोनों हैं खिलाड़ी और नेता के बीच में खेल, युवाओं से जो खेलों के प्रति बढ़ती रुचि है और उत्तर प्रदेश में खेल अवसंरचना जैसे विकास के विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कपिल देव का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उनके क्रिकेट में योगदान की सराहना की। तो वहीं कपिल देव ने भी राज्य सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों की प्रशंसा की है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जातिगत जनगणना पर कहा कि पीएम मोदी विपक्ष के दबाव में नहीं आते, उनसे बहुत आगे की सोचते हैं। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना का फैसला सही समय पर लिया गया और इससे सामाजिक असमानता कम होगी। कांग्रेस और सपा पर झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बताया है कि ये कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है। कहा कि जातिगत जनगणना से हर समुदाय को अवसर और अधिकार मिलेगा, सामाजिक असमानता दूर होगी, यही पीएम मोदी का संकल्प है। और उनके दबाव, उनके प्रभाव की माननीय नरेंद्र मोदी जी को जरूरत नहीं है। अभी राजनीति में ढिलना सोचते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी उससे 1 लाख किलोमीटर आगे से वो सारी योजना करते हैं और जो जिस प्रकार से जाति जनगणना का कल फैसला हुआ है उसका स्वागत है, अभिनंदन है। ये श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी एंड कंपनी चारों का निश्चित हो गई है। इनको समझ में आ गया है कि सबकी भलाई के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर सकती है। तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? नीट की परीक्षाओं में आरक्षण किसने दिया? केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल हो या नवोदय विद्यालय हो, वहाँ ओबीसी को आरक्षण किसने दिया? ये कांग्रेस वाले केवल गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। सपा वाले झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की सब ऑटोमेटिक मशीन है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हम सदा कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार पर जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि पहले केंद्र सरकार जातिगत जनगणना से इनकार कर रही थी, लेकिन अब इसे लेकर निर्णय लेने की बातें की जा रही है। तो जहां जातिगत जनगणना पर प्रतिक्रिया दी गई है और मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक समय पर बीजेपी जहां जातिगत जनगणना का विरोध कर रही थी, लेकिन अब उसी जातिगत जनगणना को करने की बात कह रही है। वहीं साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस बहुजन विरोधी है। जातिगत जनगणना पर मायावती ने ट्वीट के जरिए विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। बीएसपी ने ओबीसी हितों की रक्षा की है, मायावती ये कहते हुए नजर आई हैं। वही लखनऊ विकास प्राधिकरण में फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। जमीन आवंटन पर 45 में से 24 फाइलें गायब बताई गई है। एसटीएफ को 21 फाइलें की रिपोर्ट भेजी गई है। वही एसटीएफ को 24 फाइलों की जानकारी तक नहीं मिली। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण में फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। जमीन आवंटन की 45 में से 24 फाइलें गायब बताई जा रही है। एसटीएफ को केवल 21 फाइलों की ही जो जानकारी है वो मिली है। 24 फाइलें एसटीएफ की जानकारी से गायब बताए जा रहे हैं। वह उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध मदरसों, मस्जिदों, मजारों और अन्य जो धार्मिक स्थल है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही। भारत नेपाल सीमा से सटे जिले श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और साथ ही महाराजगंज में प्रशासनिक स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा। यह कार्रवाई राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा किया जा रहा। सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराया भी जा रहा। राज्यसभा सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए हमले के खिलाफ जहां बलिया में समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया।
फेकना विधायक संग्राम यादव, सपा जिला अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेता ने डीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, जैसा कि आपको पता है, राज्यसभा के सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामजीलाल सुमन जी पर प्राणघातक हमला 2 बार हो चुका है। एक बार आगरा में उनके घर पर बुलडोजर लेकर करड़ी सेना ग्रुप पहुँच गए जान मारने की नीयत से, और दूसरी घटना जब अलीगढ़ जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा के सांसद और दलितों के बड़े नेता आदरणीय श्री रामजीलाल सुमन पे लगातार तथाकथित करणी सेना द्वारा हमला किया जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते उनके गाड़ी के ऊपर आगरा में टायर फेंका गया, जिससे कई लोग घायल भी हुए, जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी आज जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पत्रक देगी। वैसे तो रामजीलाल सुमन जी जो हमारे बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको जान से मारने की धमकी बहुत पहले से दी जा रही थी। सदन में जो भी मामला हुआ उस सदन के अध्यक्ष ने उस बिंदु को निकाल दिया है, तब से मामला खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन करड़ी सेना जो कही जा रही है, और वो मैं मानता हूँ कि योगी जी की स्वयं की सेना है। 5 दिन पहले बुलंदशहर जा रहे थे रामजीलाल सुमन जी, तो उनके काफिले के ऊपर टायर फेंका गया। आप लोगों ने देखा होगा, उसमें कई गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो गई, चोट लग गई लोगों को, और उसमें जान भी जा सकती थी। उसको लेकर के और रामजीलाल सुमन जी ने और जो साथी घायल थे उन्होंने थाने में तहरीर दी, लेकिन उन मुलजिमों को जिनको पकड़ा गया केवल दिखाने के लिए और दूसरे दिन छोड़ दिया गया। वहीं अयोध्या नगर निगम ने एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अहम फैसला लेते हुए पूरे रामपथ पर मांस और शराब की जो बिक्री है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यह निर्णय राम जन्मभूमि के आसपास धार्मिक गरिमा को बनाए रखने और श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान करने के उद्देश्य से लिया गया। जहां नगर निगम ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और इसी फैसले के तहत अयोध्या में राम जन्मभूमि के आसपास जो मांस और शराब की दुकानें थी उसको बंद किया गया है। बदायूं से बड़ी खबर बता दें, मौसम बदला, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कड़ाके की बिजली और गरज के साथ बारिश हुई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। बारिश से किसानों को हालांकि राहत की उम्मीद नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बदायूं में मौसम का जो मिजाज है वो बदला है। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, वही कड़ाके की जो बिजली है और गरज के साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे किसानों में राहत की उम्मीद है। कड़ाके की बिजली और गरज के साथ बारिश हुई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। वही बारिश से किसानों को राहत की उम्मीद है कि बीते दिनों देखा गया कि मौसम ने करवट ली है। हालांकि मौसम विभाग के अकॉर्डिंग 2 दिन और मौसम कुछ ऐसा ही रहने की बात संभावनाएं जताई गई हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। तो वही साथ ही साथ कई जगह किसानों के फसलों का भी नुकसान हुआ है। वो उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में मिशन समाधान अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर तहसील के ककराही मौजा की गाटा संख्या 463 पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त कर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान ही तहसीलदार, लेखपाल और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। बुलडोजर की कार्रवाई देखकर अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं प्रशासन ने यह भी बताया कि जब जमीन करोड़ों रुपए मूल्य की थी तो इसे सरकारी रिकॉर्ड में पुनः दर्ज किया जा रहा। तो जहां मिशन समाधान के तहत ये कार्रवाई की है, अवैध कब्जादारों के जो कब्जे हैं उसको हटाया गया है और इससे कहीं ना कहीं लोगों में एक खौफ जरूर है, एक हड़कंप में जरूर है, क्योंकि ये देखा जा रहा है अवैध कब्जे की वजह से तमाम तरह की परेशानियां भी देखी जा रही थी। इसी को लेकर के औरैया में एक बड़ी कार्रवाई की गई है।
बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर बुलंदशहर से यह खबर है। बताते ये चले कि पुलिस भर्ती की मेडिकल प्रक्रिया के दौरान मनीष नामक एक उम्मीदवार अनफिट घोषित हो गया। इसी दौरान सिपाही गजेंद्र ने उसे मेडिकल रिपोर्ट में को फिट बनाने का दावा करते हुए 35,000 रुपए की घूस की मामला सामने आया है। मनीष ने सिपाही गजेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वही पुलिस ने त्वरित ही कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और सिपाही गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह भी सामने आया है कि मेडिकल बोर्ड में शामिल सभी जो पुलिसकर्मी हैं उनको निष्कासित कर दिया गया। हालांकि मामले की गहरी जांच शुरू कर दी गई है और घूस लेने वाले सभी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मामले को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया ताकि जो भर्ती है वो उसमें पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की कोई अनियमितता को रोका जा सके। शहर में पुलिस लाइन परिसर में पुलिस भर्ती के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान एक अभ्यर्थी से चिकित्सा में पास कराने के नाम पे पैसे की मांग की गई। इस संबंध में अभ्यर्थी मनीष कुमार द्वारा कांस्टेबल गजेंद्र सिंह के विरुद्ध 35,000 रुपये की मांग का आरोप लगाया गया, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पे मुकदमा अपराध संख्या 392/25 धारा 308(3) BNS के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी आरक्षी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए तत्काल जो है चिकित्सीय बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और ड्यूटी पे मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से हटाकर नई ड्यूटी तैनात की जा रही है। वही झांसी के नवाबाबाद थाना क्षेत्र स्थित बीकेडी रोड पर सड़क किनारे लगी जो दुकानें हैं उसको में अचानक भीषण आग लग गई। दुकानों में रखे गैस सिलेंडर के फटने से आग ने तेजी से फैल करके कई दुकानों को अपनी जद में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि हादसे में 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही। तो बीकेडी रोड पर आग लगी थी जिस पर लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है और इस आग को लेकर के अफरा तफरी का माहौल है। जहां लाखों का नुकसान हुआ, फायर ब्रिगेड ने आग पर हालांकि काबू पा लिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आग अपने विकराल रूप में नजर आ रही है, जिससे आसपास की जो दुकानें थी उसको भी अपने जद में ले लिया। बढ़ते अन्य खबरों की ओर, जहां पर केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विजिजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट राष्ट्र को समर्पित करते नजर आए। यह परियोजना के जो केरल सरकार है उसके द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षा पहल है, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत अडानी विजिजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 5 दिसंबर को 2015 को शुरू किया गया था। यह बंदरगाह रणनीतिक रूप से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट के पास स्थित है। इससे जो चालू होने के लिए भारत की समुद्री क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद भी जताई जा रही है। वही चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई है। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहे और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव भी इसमें भाग लेते नजर आए। जहां सीएम मान ने यह सर्वदलीय बैठक की है, इसमें तमाम मुद्दों पर भी इस दौरान चर्चा किया गया। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मजनू की टीला और अन्य जो प्रभावित इलाके हैं उसका दौरा कर जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वयं स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को स्थिति की त्वरित सुधार के निर्देश दिए। भारी बारिश के बाद दिल्ली के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जो हमें पिछली सरकार से मिली है इसका इलाज होने में समय लगेगा और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद उन रास्तों से होती हुई आ रही है जहां पे दिल्ली के हजारों लोग जाम में फंसे हुए हैं।
और इन अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, सड़कों पे है, अधिकारी काम कर रहे हैं, प्रशासन दुरुस्त है और समय के साथ साथ इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। वही दिल्ली में 400 देवी ई बसों का उद्घाटन किया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने 400 ई बसों को हरी झंडी दिखाई है। दिल्ली को 400 देवी ई बसें मिलने वाली है, प्रदूषण इससे कम होगा। वही 400 ई बसों से दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में भी सुधार देखी जाएगी। तो दिल्ली में 400 देवी ई बसों की जो सौगात है वो सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली वासियों को देती हुई नजर आई हैं। ई बसें मिली है 400 ई बसें, जिससे प्रदूषण में भी सुधार आएगी और जो परिवहन व्यवस्था है वो भी सुधरेगा। दिल्ली में 400 देवी ई बसें की जो सौगात है वो आम जनमानस को दी गई है। वही ऐसी ई बसों से प्रदूषण तो कम होगा, लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं जो परिवहन व्यवस्था है उसमें भी सुधार आएगी। लोगों को जो बसों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, वहां से राहत मिलेगी। बुलेटिन में आपको